हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। साथियों, शंकर आईएएस एकेडमी की इस एनवायरनमेंट के 9th एडिशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मैं प्रसन्ना वर्मा आज आपके लिए लेकर आई हूँ इसका चैप्टर नंबर 27। नाम है इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस। तो आइए शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। छोटा सा चैप्टर है, फटाफट से आइए करते हैं पहले टॉपिक को। टॉपिक है एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया का। क्या है ये, पहले इसकी कहानी समझिएगा। देखिए, ये जो एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया है ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है ना। मतलब कि ये स्टैट्यूटरी एडवाइजरी बॉडी का मतलब क्या हुआ कि ये एक्ट के माध्यम से बनाई गई है, ठीक है ना। और ये बॉडी, स्टैट्यूटरी बॉडी जो है वो एनिमल वेलफेयर लॉस पे है, प्रमोट करती है एनिमल वेलफेयर को देश के अंदर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। बात यह है कि एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया ये इस तरीके का पहला है जिसे सरकार ने इस्टेब्लिश करा है ना, विश्व में ऐसा पहला है। और ये 1962 में सेटअप किया गया था इन अकॉर्डेंस विद द सेक्शन 4 ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960 के हिसाब से। अब श्रीमती रुक्मणी देवी अरुंधले पायनियर इन्होंने किया था सेटअप इस बोर्ड का। और इसका हेडक्वार्टर आप कहाँ पाएंगे, हेडक्वार्टर पाएंगे चेन्नई के अंदर। इन्होंने ही गाइड करा था कि क्या बोर्ड की एक्टिविटीज़ होंगी अगले 20 सालों के लिए, जब तक के लिए इनकी डेथ नहीं हो गई 1986 तक। प्रॉपर इन्होंने ही बताया। नाम क्या है जुड़ा हुआ इनसे, श्रीमती रुक्मणी देवी अरुंधले, काफ़ी फेमस नाम है। आइए इनके फंक्शंस की बात करते हैं इसके। इसमें सीधे सा पहला फंक्शन तो यही है कि लॉ को इन्फोर्स रखना इंडिया के अंदर फॉर द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स अंडर कॉन्स्टेंट स्टडी एंड एडवाइस करना सरकार को जो भी अमेंडमेंट की ज़रूरत होगी जो लिए जाएं ऐसे लॉ के तहत, टाइम टू टाइम जो भी लिया जाए। दूसरी बात, एडवाइस करना सेंट्रल गवर्नमेंट को ऑन मेकिंग ऑफ रूल्स अंडर एक्ट विद अ व्यू की प्रिवेंट करें कि अननेसेसरी कोई दुख या दर्द ना दिया जाए एनिमल्स को जनरली। और अगर पर्टिकुलरली कहें तो जब ये ट्रांसपोर्ट करे जाएं एक जगह से दूसरी जगह तब तो बिल्कुल ही ना इनको दुख दर्द हो, ठीक है ना। या जब इनको यूज़ करा जा रहा है जानवरों को एज परफॉर्मिंग एनिमल्स, या जब इनको कैप्टिविटी में या कन्फाइनमेंट में रख रहे हैं तो किसी प्रकार से इनको सफरिंग ना हो, कोई पेन ना प्रदान किया जाए, ठीक है। तो ये कहानी हो गई। उसके बाद क्या, उसके बाद तीसरा काम ये है कि सरकार को एडवाइस करना या किसी भी लोकल अथॉरिटी या किसी दूसरे इंसान को एडवाइस करना इम्प्रूवमेंट्स को लेके इन द डिज़ाइन ऑफ व्हीकल्स सो एज टू लेसन द बर्डन ऑन ड्रॉट एनिमल्स, ठीक है, उनके ऊपर, ताकि भाई इस तरीके से डिज़ाइन करा जाए व्हीकल का ताकि बर्डन जो है इन ड्रॉट एनिमल्स पे कम से कम हो। अच्छा, ये सारे ही जो है कदम जो उठाए जाएंगे एज अ बोर्ड, जैसा भाई बोर्ड वो सारे कदम भी उठाए जो बोर्ड को ऐसा लगता है कि एनिमल्स के लिए अच्छे हैं, है ना। ये जैसे अब ऐसे समझो कि जानवरों के लिए शेड्स बनवाना, हाँ, वाटर ट्रॉट्स हों, लाइक बाय प्रोवाइडिंग वेटनरी असिस्टेंस टू एनिमल। तो इन सब से एनिमल्स को जो भी फ़ायदा हो बोर्ड वो सारे कदम भी उठाए। उसके अलावा बोर्ड का कार्य ये भी है कि वो सरकार को एडवाइस या लोकल अथॉरिटी को एडवाइस करें, दूसरे ऐसे व्यक्ति को एडवाइस करें जहाँ पे स्लॉटर हाउसेस की डिज़ाइन को लेके या मेंटेनेंस को लेके स्लॉटर हाउसेस के, या फिर इन कनेक्शन विद द स्लॉटर ऑफ एनिमल्स, ताकि उनको अननेसेसरी कोई प्रकार का पेन और सफरिंग ना हो, चाहे फिजिकल या मेंटल। इस चीज़ को ध्यान रखा जाए कि प्री स्लॉटर स्टेजेस में जितना उनका पेन बचाया जा सके उतना बचाने की कोशिश की जाए। एंड एनिमल्स आर किल्ड वेर एवर नेसेसरी इन एज ह्यूमेन मैनर एज पॉसिबल, ठीक है। वहीं पे ही अगर मारना भी है जानवरों को तो जहाँ बहुत ज़रूरत हो वहीं पे ही मारा जाए, वो भी सही तरीके से ना। बहुत सारी जगह होती है ना, अब आप कहेंगे कि क्या बात करी जा रही है बोर्ड की तरह। देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं। मान लीजिए कि कैप्टिविटी में कोई जानवर है, वो पागल ही हो गया, सारे जानवरों को मार दे रहा है, उसकी हेल्थ ही बिल्कुल खत्म, तो उसको मारना पड़ेगा ना, मजबूरी होगी। तो ऐसे टाइम पर भी उसको एक ह्यूमन तरीके से मारा जाए। उसके अधिकार ये है कि सारे वो कदम उठाए जाएँ जैसा बोर्ड को लगता है कि ये सही है, जिनकी वजह से भाई अनवांटेड एनिमल्स
इस बात को इंश्योर कराएं कि अनवांटेड एनिमल्स डिस्ट्रॉय करे जाएं बाय लोकल अथॉरिटीज़, जहाँ पे ज़रूरत हो वहीं करा जाए, या तुरंत, या फिर भाई देखा जाए और आफ्टर बीइंग रेंडर्ड इनसेंसिबल टू पेन और सफरिंग। एक काम ये भी है कि इनकरेज करना बाय ग्रांट ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस या और किसी चीज़ के माध्यम से कि प्रॉपर इस्टेब्लिशमेंट या फॉर्मेशन हो पिंजड़ा पोल्स का, रेस्क्यू होम्स का, एनिमल शेल्टर्स का, सेंचुरीज़ का एंड द लाइक, जहाँ पे भी एनिमल्स और बर्ड्स को शेल्टर मिले जब इनको ये बूढ़े हो जाते हैं, है ना, यूज़लेस हो जाते हैं, जब उनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत होती है, तो इनको एक अच्छा शेल्टर हो जहाँ पे चैन सुकून से रह सकें अपने बुढ़ापे में। उसके अलावा कोऑपरेट करना, कोऑर्डिनेट करना एसोसिएशंस के काम के साथ या बॉडीज़ जो भी इस्टेब्लिश करी गई इस पर्पस के लिए, ताकि अननेसेसरी पेन या सफरिंग्स ना हो एनिमल्स को, एनिमल्स का प्रोटेक्शन, बर्ड्स का प्रोटेक्शन ध्यान में रखा जाए। नेक्स्ट कि फाइनेंशियल असिस्टेंस, पैसा देना या दूसरी असिस्टेंस देना एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस को जो किसी भी लोकल एरिया में काम कर रही हैं, उनको इनकरेज कराना कि आप प्रॉपर एनिमल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन बने हर लोकल एरिया में और वो काम करें एक जनरल सुपरविजन और गाइडेंस में इस बोर्ड के तहत। उसके अलावा सरकारों को एडवाइस करना उन मैटर्स पे जो कि मेडिकल केयर से रिलेटेड होते हैं या अटेंशन से रिलेटेड होते हैं जो एनिमल हॉस्पिटल्स में प्रोवाइड करी जाती हैं, या फिर फाइनेंशियल या दूसरी असिस्टेंस देना एनिमल हॉस्पिटल्स को जहाँ पे भी बोर्ड को ऐसा लगता है कि ये ज़रूरी है करना। उसके बाद यहाँ पे एजुकेशन देना इन रिलेशन टू द ह्यूमेन ट्रीटमेंट इन एनिमल्स एंड इनकरेज करना पब्लिक ओपिनियन को अगेंस्ट, ताकि अननेसेसरी पेन या सफरिंग एनिमल को ना दे, जन समाज भी ना दे, एंड प्रमोशन हो एनिमल वेलफेयर का बाय मीन्स ऑफ लेक्चर बुक्स के माध्यम से, पोस्टर्स के माध्यम से, सिनेमेटोग्राफिक एग्जीबिशंस के माध्यम से, इस तरह की चीज़ें। नेक्स्ट एडवाइस करना सरकारों को ऑन एनी मैटर्स जो भी कनेक्टेड है एनिमल वेलफेयर या प्रिवेंशन ऑफ इन्फ्लिक्शन ऑफ अननेसेसरी पेन या सफरिंग से लेके एनिमल्स के रिलेशन में। उसके अलावा बोर्ड के अंदर 28 मेंबर्स हैं और टर्म ऑफ ऑफिस जो मेंबर्स का है ये है फॉर द पीरियड ऑफ 3 इयर्स। ठीक है, तो ये है कहानी एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया की जो मैंने आपको डिटेल से बताया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर अभी तक आप लेक्चर नहीं लाइक कर रहे हैं तो प्लीज़ लेक्चर ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। अच्छा, नेक्स्ट बात आती है सेंट्रल जू अथॉरिटी। ठीक है, नेक्स्ट बॉडी है सेंट्रल जू अथॉरिटी। है क्या, पहले ये समझिए। अमेंडमेंट किया गया था, संशोधन लाया गया था किसमें, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर 1991 में, और एक नया चैप्टर डाला गया जो जू से रिलेटेड करता था इस एक्ट के तहत। एंड इसने अलाउ करा फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट कि आप एक ऐसी अथॉरिटी बनाइए जिसे हम लोग सेंट्रल जू अथॉरिटी बोलेंगे, और ये देखेगी फंक्शनिंग और डेवलपमेंट जूस का देश के अंदर। तो अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ दिस चैप्टर सिर्फ बात क्या थी कि सिर्फ जो जूज हैं जो ऑपरेट कर रहे हैं इन अकॉर्डेंस विद द नॉर्म्स या स्टैंडर्ड जो दिए प्रिस्क्राइब करे गए हैं बाय सेंट्रल जू अथॉरिटी, इन्हीं को ही रिकॉग्निशन मिलेगी कि आप ऑपरेट करेंगे बाय द अथॉरिटी, है ना, आप ऑपरेट करे जाएंगे बाय द अथॉरिटी। आइए समझते हैं कि सेंट्रल जू अथॉरिटी का काम क्या है। तो कुछ फंक्शंस जो इसके हैं जो एक्ट्स में दिए गए हैं वो उस हिसाब से हैं। पहला ये कि मिनिमम स्टैंडर्ड आपको स्पेसिफाई करना है फॉर हाउसिंग, अनकीप एंड वेटरनरी केयर ऑफ एनिमल्स जो कि जू के अंदर रखे जाते हैं। दूसरा, इवैल्यूएट और एक्सेस करना है फंक्शनिंग को जूस की विद रिस्पेक्ट टू द स्टैंडर्ड्स या नॉर्म्स जैसे कि प्रिस्क्राइब करे गए हों। तीसरा, रिकॉग्नाइज और डी रिकॉग्नाइज करना है जूस को। चौथा, आइडेंटिफाई करना है इंडेंजर्ड स्पीशीज़ को वाइल्ड एनिमल्स के फॉर पर्पस ऑफ कैप्टिव ब्रीडिंग, और असाइन करना है रिस्पॉन्सिबिलिटी इस रिगार्ड में जू को। पांचवी बात कि कोऑर्डिनेट करना है एक्विजिशन, एक्सचेंज और लोनिंग एनिमल्स की फॉर ब्रीडिंग पर्पस के लिए। छठी बात कि इंश्योर करना है मेंटेनेंस स्टड बुक्स का इंडेंजर्ड स्पीशीज़ के ऑफ वाइल्ड एनिमल्स ब्रीड इन कैप्टिविटी। सातवीं बात, आइडेंटिफाई करना है प्रायोरिटीज़ को, थीम्स को विद रिगार्ड टू डिस्प्ले ऑफ कैप्टिव एनिमल्स इन अ जू। आठवीं बात कि कोऑर्डिनेट करना है ट्रेनिंग जू पर्सनल की इंडिया के अंदर और अब्रॉड के अंदर भी। नौवीं बात कि कोऑर्डिनेट करना है रिसर्च इन कैप्टिव ब्रीडिंग और एजुकेशनल प्रोग्राम्स को फॉर पर्पस ऑफ जूज।
10वीं बात कि प्रोवाइड करना है टेक्निकल और दूसरी असिस्टेंस को टू जूज फॉर देयर प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट ऑन साइंटिफिक लाइंस। और 11वीं बात कि बाकी सारे ऐसे फंक्शंस को परफॉर्म करना है जैसा भी उनको नेसेसरी लगता है, ज़रूरी लगता है कैरी आउट करने के लिए काम को इस एक्ट के, इस पर्पस को इस एक्ट के विद रिगार्ड टू जूस। ठीक, फंक्शन समझे। इसके पास कुछ पावर भी होंगे इस काम को करने के लिए, बिल्कुल। ये जूस को रिकॉग्नाइज कर सकता है, ठीक है। उसके अलावा ये परमिशन दे सकता है फॉर एक्विजिशन ऑफ वाइल्ड या कैप्टिव एनिमल्स के लिए। तीसरा, कॉग्नाइज कर सकता है ये, हाँ, किसको, ऑफेंसेस को, ठीक। और चौथी बात कि ग्रांट कर सकता है लाइसेंस को, सर्टिफिकेट ऑफ ओनरशिप रिकॉग्निशन वगैरह को, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसके पास वो भी हैं, पावर भी हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट बॉडी की तरफ, जो कि है नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, ठीक है। कहाँ है ये, चेन्नई में है। समझिएगा इसकी कहानी क्या है। बात ये है कि नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी को इस्टेब्लिश करा गया था सन 2003 में। कब, 2003 में, ताकि इंडिया का बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 जो था उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम NBA बोल रहे हैं, ठीक है। NBA ये एक स्टैटरी ऑटोनोमस बॉडी है एंड ये जो है परफॉर्म करती है फैसिलिटेटिव, रेगुलेटरी और एडवाइजरी फंक्शन को सरकार के इश्यूज़ को लेके। कुछ इश्यूज़ जैसे कि कंजर्वेशन हो गया, सस्टेनेबल यूज़ हो गया बायोलॉजिकल रिसोर्सेज का, फेयर और इक्विटेबल शेयरिंग हो गई, जो बेनिफिट निकल के आते हैं बायोलॉजिकल रिसोर्सेज के यूज़ से। तो ये सब काम इसके अंदर आता है। इसका उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव समझते हैं। देखिए, कोई भी जो किसी भी तरह का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो है हो उसके पास ऑन रिसर्च बेस्ड ऑन बायोलॉजिकल रिसोर्स या नॉलेज जो उसे मिली हो फ्रॉम इंडिया हैज़ टू ऑब्टेन, है ना, मतलब समझिएगा, जो व्यक्ति देख रहा हो कि भैया किसी भी तरीके का IPR राइट समझते हैं ना, कि भैया हमने कोई चीज़ करा है, हमने कोई चीज़ मान लीजिए जैसे पेटेंट आदमी ले लेता है, कॉपीराइट आदमी ले लेता है ना, तो सेम इसी तरीके से आप चीज़ों को समझिएगा कि कोई भी व्यक्ति जो किसी भी तरह का IPR रिसर्च बेस्ड ऑन बायोलॉजिकल रिसोर्स पे देख रहा हो या नॉलेज जो भी उसे मिली हो फ्रॉम इंडिया हैज़ टू ऑब्टेन, इसे जो है वो सबसे पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा इस नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी, दैट इज़ NBA का अप्रूवल नेसेसरी है। दूसरी बात, NBA यहाँ पे इम्पोज करेगा बेनिफिट शेयरिंग कंडीशन को, ठीक। तीसरी बात कि इंश्योर करने के लिए इक्विटेबल शेयरिंग हो बेनिफिट्स की, जो कि यूज़ से निकल के आते हैं बायोलॉजिकल रिसोर्सेज के और एसोसिएटेड नॉलेज जो है, उसमें सेक्शन 19 और 21 स्टिपुलेट करते हैं प्रायर अप्रूवल NBA का होना चाहिए इस एक्सेस से पहले। चौथी बात, इस बात को इंश्योर कराना कि नॉलेज का प्रोटेक्शन हो लोकल लोगों का रिलेटेड टू बायोडाइवर्सिटी। कैसे, कुछ मेजर्स के माध्यम से, जैसे रजिस्ट्रेशन करके उन सारी नॉलेज का, क्योंकि बात क्या है ना कि बहुत ही ट्रेडिशनल नॉलेज होती है लोगों को जो वहाँ रहते हैं, तो प्रॉपर रजिस्ट्रेशन अगर रहता है उसका तो आपके पास एक रिकॉर्ड रहता है। आप समझ रहे हो इस बात को, तो ये एक फ़ायदा रहता है। चलिए ये मेन फंक्शंस की कहानी सुनते हैं कि फंक्शंस उसमें ये है कि नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी एडवाइस कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ मैटर्स से रिलेटेड जो कि कंजर्वेशन से रिलेटेड हो बायोडाइवर्सिटी के, ठीक है। सस्टेनेबल यूज़, इसके कंपोनेंट्स का, इक्विटेबल शेयरिंग बेनिफिट्स की जो निकल के आती है यूटिलाइजेशन से बायोलॉजिकल रिसोर्सेज के। दूसरी बात, राज्य की सरकारों को एडवाइस करना इन द सिलेक्शन कि आपको कौन से एरियाज़ को बायोडाइवर्सिटी को सेलेक्ट करना है जो इम्पोर्टेंट हो, है ना। ये इम्पोर्टेंस टू बी नोटिफाइड एज हेरिटेज साइट्स एंड मेजर्स फॉर द मैनेजमेंट ऑफ सच हेरिटेज साइट्स। तीसरी बात कि बाकी कोई ऐसा फंक्शन जो कि ज़रूरी लगे इन सारे प्रोविजंस को एक्ट की परफॉर्म करने के लिए, ठीक। दूसरी बात समझिएगा। दूसरी बात में नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे कुछ कदम उठा सकती है जो उन्हें ज़रूरी लगता है अपोज करने के लिए ग्रांट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की किसी भी देश के अंदर जो भारत के बाहर हो ऑन बायोलॉजिकल रिसोर्सेज जो उसने लिए हों इंडिया की से, है ना, या नॉलेज जो भी बायोलॉजिकल रिसोर्सेज से रिलेटेड हो और वो इंडिया से ऑब्टेन करी गई हो और बाहर कोई IPR ढूंढ रहा उसको लेके, तो इस बात पे यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पे NBA जो है वो कदम उठा सकती है, अपोज कर सकती है इस ग्रांट को लेने से, इस IPR के राइट्स को लेने से, ठीक। तो मेन फंक्शन समझ गए। नेक्स्ट आता है ट्रांसफ़र ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्स या नॉलेज। ये क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्स और नॉलेज। देखिए
नो पर्सन हु हैज़ ग्रांटेड अप्रूवल शैल ट्रांसफर एनी बायोलॉजिकल रिसोर्स या नॉलेज एसोसिएटेड टू अदर्स एक्सेप्ट विद द परमिशन ऑफ नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी। समझ रहे हैं आप, कोई भी व्यक्ति जिसने यहाँ पे अप्रूवल ले लिया है वो ट्रांसफ़र नहीं कर सकता बायोलॉजिकल रिसोर्स या नॉलेज को जो उससे रिलेटेड होती है, दूसरे को नहीं कर सकता, एक्सेप्ट अगर मान लीजिए एनबीए की परमिशन है तो अलग की बात है। एनबीए अप्रूवल या ट्रांसफ़र देती है लेकिन पर इंक्वायरी करती है कुछ सर्टेन टर्म्स पे, कंडीशंस पे, जैसे कि इम्पोजिशन क्या जो भी चार्जेस लगाने हैं बाय वे ऑफ रॉयल्टी या दूसरे रीजंस को प्रॉपर राइटिंग में रिकॉर्ड किया जाता है ना, और रिजेक्ट भी कर सकती है एप्लीकेशन को। उसके बाद एनबीए पब्लिक नोटिस देती है, अप्रूवल जो भी देती है वो इस सेक्शन के तहत उसमें। अब बात आती है स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड्स के बारे में। ये क्या होते हैं स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में एसएसबीज बोल देते हैं। चलिए, एसएसबीज का फोकस है कि हम एडवाइस करेंगे राज्य की सरकारों दैट इज स्टेट गवर्नमेंट्स को मैटर्स से रिलेटेड, जो मैटर्स कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड हैं, कि सस्टेनेबल यूज़ हो इसके कंपोनेंट का, इक्विटेबल शेयरिंग हो, बेनिफिट्स जो भी निकल के आते हैं यूटिलाइजेशन से बायोलॉजिकल रिसोर्सेज के। दूसरी बात, एसएसबीज रेगुलेट करते हैं कैसे, बाय ग्रांटिंग अप्रूवल्स या अदरवाइज रिक्वेस्ट करके कमर्शियल यूटिलाइजेशन का फॉर बायो सर्वे या बायो यूटिलाइजेशन किसी भी बायोलॉजिकल रिसोर्स का बाय इंडियंस। तीसरी बात, लोकल लेवल बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी। और चौथी बात, लोकल लेवल बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी ये रिस्पॉन्सिबल हैं प्रमोट करने के लिए क्या, कंजर्वेशन, सस्टेनेबल यूज़ हो, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का, ठीक है ना, प्रॉपर जो है वो क्रोनिकलिंग हो नॉलेज की रिलेटेड टू द बायोडाइवर्सिटी, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो ये कहानी है कुछ स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड और लोकल की भी। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। क्या है ये दोस्तों? सरकार ने बनाई है एक स्टैट्यूटरी बॉडी, नाम था वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। ये बनाई 6 जून 2007 में। इसमें कैसे बनी? ये अमेंड करके वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 को। ब्यूरो ये एफर्ट्स को और साथ में चलता था स्टेट गवर्नमेंट के प्राइमरी इन्फोर्सेस ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 और दूसरे इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो भी देश की थी। अब इसके फंक्शंस की अगर हम बात करें तो पहला फंक्शन यही है कलेक्ट करना, है ना, इंटेलिजेंस को, उसके इंफॉर्मेशन को जो है डिसेमिनेट करना, मतलब देना, इस्टेब्लिश करना, सेंट्रलाइज वाइल्ड लाइफ क्राइम डेटा बैंक को, ये सब इसका काम। दूसरा काम ये कि कोऑर्डिनेट करना एक्शंस को अलग अलग इन्फोर्समेंट अथॉरिटीज़ के, ताकि प्रॉपर जो इस एक्ट की प्रोविज़न है वो इम्प्लीमेंट हो सके। तीसरी बात, इम्प्लीमेंटेशन ऑब्लिगेशन का अंडर अलग अलग जो भी इंटरनेशनल कन्वेंशंस और प्रोटोकॉल हैं उसके तहत। चौथी बात, असिस्टेंट जो भी कंसर्न अथॉरिटी है फॉरेन कंट्रीज़ में या कंसर्न इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, ताकि कोऑर्डिनेशन हो, प्रॉपर यूनिवर्सल एक्शन हो फॉर वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल। पांचवी बात कि डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर या कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर साइंटिफिक एंड प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन के लिए। छठी बात, सरकार को एडवाइस करना भारत की ऑन इश्यूज रिलेटिंग टू वाइल्ड लाइफ क्राइम्स, जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल रेमिफिकेशंस हो, या सजेस्ट करना कि भाई क्या चेंजेस की ज़रूरत है इस रेलिवेंट पॉलिसी में या लॉज में, है ना, टाइम टू टाइम ये सजेशंस देना। तो ये सब इसके वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो के काम है। नेक्स्ट है हमारा वो है नेशनल लेक कंजर्वेशन प्लान, शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे NLCP। तो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट ये इम्प्लीमेंट करा इसने NLCP को सिंस 2001 से। किस लिए किया? ताकि कंजर्व और मैनेज करें जो पोल्यूटेड या डिग्रेडेड लेक्स हैं, कहाँ पे, अर्बन या सेमी अर्बन एरियाज़ में, ठीक है, उनको कंजर्व करने के लिए नाम कहता है नेशनल लेक कंजर्वेशन। तो इसीलिए इसको स्थापित भी किया गया। उद्देश्य ये था इसका कि हम रिस्टोर और कंजर्व करेंगे अर्बन और सेमी अर्बन लेक्स को देश की, जो डिग्रेड हो गई हैं वेस्ट वाटर की वजह से। वेस्ट वाटर डिस्चार्ज होता है ना, लेक में गंदगी, गंदा पानी जो है ये लोग सब बहा देते हैं, उनकी वजह से। और हमारे यूनिक फ्रेश वाटर इकोसिस्टम को कंजर्व करेंगे कैसे? थ्रू एन इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम अप्रोच के माध्यम से। इसके अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आती हैं? जैसे पोल्यूशन को रोकना है, फ्रॉम पॉइंट सोर्स यहाँ से निकल रहा है तो ये पोल्यूशन को हमें रोकना है। कैसे? डाइवर्ट करके इस पोल्यूशन को, है ना, या ट्रीट कर ले पोल्यूशन का लोड जो
लेक में आता है तो इतने भारी मात्रा में जो नुकसान पहुंचाता है वो ना पहुंचे। इंटरसेप्शन और डाइवर्जन का जो काम है वे इसके अंदर ये हो सकता है सेवरेज सीवेज का ट्रीटमेंट पूरे ही इंटायर लेक कैचमेंट एरिया में। दूसरा कि इन सीटू मेजर्स लेक क्लीनिंग के जैसे कि डी सिल्टिंग, डी वीडिंग, बायो रेमिडिएशन, एरेशन, बायो मैनिपुलेशन, न्यूट्रिएंट रिडक्शन, ठीक है, विड्रॉल एनॉक्सिक हाइपोलियम आयन का, उसके अलावा कंस्ट्रक्ट आपका जो है बनाना क्या वेटलैंड अप्रोच को प्रॉपर दूसरे तरीके से टेस्ट करना, इको टेक्नोलॉजीज़ को एक्सेट्रा को डिपेंड करता है अपॉन साइट कंडीशंस, ठीक है। उसके बाद कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट के अंदर एफॉरेस्टेशन आ सकता है, स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज आ सकता है, सिल्ट ट्रैप वगैरह आ सकता है। उसके बाद लेक फेंसिंग को मजबूत बनाना, श्योर लाइन डेवलपमेंट करना वगैरह वगैरह। चौथी बात कि लेक फ्रंट डेवलपमेंट जिसमें पब्लिक इंटरफेरेंस वगैरह है, सब कुछ इन्वॉल्व हो। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और प्रोविजंस आपका धोबी घाट की प्रॉपर हो, है ना, ये जनरली कवर नहीं होती है इसके तहत, है ना। और प्रिवेंशन पोल्यूशन का फ्रॉम नॉन पॉइंट सोर्सेस बाय प्रोवाइडिंग लो कॉस्ट सैनिटेशन, पब्लिक को अवेयर करना, जागरूक करना, पब्लिक पार्टिसिपेशन बढ़ाना, कैपेसिटी बिल्डिंग, ट्रेनिंग और रिसर्च लेक कंजर्वेशन के एरिया में, या किसी भी दूसरे तरह की एक्टिविटी डिपेंड करता है लोकेशन पे, उस पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट क्या है उस पर्टिकुलर लोकेशन की, उस हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी की। दोस्तों ये अथॉरिटी को बनाया गया फरवरी का महीना था, 2009 सन था, तब बनाया गया था अंडर द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत। ये जो है ना, ये एक प्लानिंग, फाइनेंसिंग, मॉनिटरिंग और कोऑर्डिनेटिंग बॉडी है, सेंटर की भी और स्टेट्स की भी। उद्देश्य ये है कि इफेक्टिव तरीके से पोल्यूशन को रोकें और कंजर्व करें रिवर गंगा को बाय अडॉप्टिंग रिवर बेसिन अप्रोच फॉर कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग एंड मैनेजमेंट के लिए। अथॉरिटी ने यहाँ दोनों ही रेगुलेटरी और डेवलपमेंट फंक्शंस इसके हाथ में है। अथॉरिटी कदम उठाती है इफेक्टिव तरीके से पोल्यूशन को रोकने को लेके और कंजर्व करने को लेके रिवर गंगा को इन कीपिंग विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट नीड्स। अब इसके अंदर क्या क्या आता है, जैसे हम रिवर बेसिन मैनेजमेंट प्लान बनाएंगे, एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करेंगे जिसका उद्देश्य हो प्रिवेंट करना, कंट्रोल करना पोल्यूशन को गंगा रिवर में मेन, ताकि मेंटेन रह सके उनकी वाटर क्वालिटी, और ऐसे कदम उठाएंगे जो भी ज़रूरी है रिवर की इकोलॉजी के लिए और मैनेजमेंट के लिए गंगा बेसिन स्टेट्स की। उसके अलावा मेंटेनेंस करेंगे मिनिमम इकोलॉजिकल फ्लोज को रिवर गंगा में। फिर ऐसे कदम उठाएंगे जहाँ से प्रॉपर प्लानिंग हो, फाइनेंसिंग हो, प्रोग्राम जैसे लाएंगे जिससे पोल्यूशन कम हो गंगा रिवर में, इंक्लूडिंग कि भाई कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट हो, प्रोटेक्शन हो फ्लड प्लेन का, पब्लिक अवेयरनेस प्रॉपर क्रिएट हो। उसके अलावा कलेक्ट करेंगे, एनालाइज करेंगे, इन्फॉर्मेशन और दूर तक पहुँचाएंगे जो भी इन्वायरमेंटल पोल्यूशन से रिलेटेड है रिवर गंगा के अंदर। इन्वेस्टिगेट और रिसर्च करेंगे रिगार्डिंग प्रॉब्लम्स ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, कंजर्वेशन ऑफ रिवर गंगा, और उसके अलावा वाटर कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस को प्रमोट करेंगे, जैसे कि क्या, रिसाइकलिंग हो गई, रीयूज़ हो गया, उसके बाद रेन वाटर हार्वेस्टिंग हो गई, डिसेंट्रलाइज सीवेज ट्रीटमेंट सिस्टम हो गया। मॉनिटर और रिव्यू करेंगे इम्प्लीमेंटेशन अलग अलग प्रोग्राम या एक्टिविटीज़ का जो ली गई है फॉर प्रिवेंशन, कंट्रोल या पोल्यूशन को रोकने के लिए रिवर गंगा में। इशू करेंगे डायरेक्शंस को अंडर सेक्शन नंबर 5 ऑफ एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 फॉर द पर्पस ऑफ एक्सरसाइजिंग एंड परफॉर्मिंग दीज फंक्शंस एंड अपने ऑब्जेक्टिव्स को पाने के लिए। और लास्ट बट नॉट लीस्ट वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के बारे में बताऊंगी। एनजीओ है, ये एक एनजीओ है जिसे 1998 में स्थापित किया गया था। उद्देश्य इसका यही है कि हम नेचर को कंजर्व करेंगे, खासकर इंडेंजर्ड स्पीशीज़ को और जो उनका रिस्की थ्रेटेंड हैबिटेट है उनको, और पार्टनरशिप इसमें हम कम्युनिटीज़ और सरकारों के साथ लेके चलेंगे। तीसरी बात कि वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो है ये कमिटेड है कि भाई हमें काम का करना है, प्रोटेक्ट करना है इंडिया की वाइल्ड लाइफ को। ये पाता है इसको काम करके इन पार्टनरशिप विद द लोकल कम्युनिटीज़, सरकारों के साथ बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लेते हैं फ्रॉम स्पीशी के रिहैबिलिटेशन से लेके प्रिवेंशन ऑफ इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड तक।
तो यहाँ पे हमारा चैप्टर ये कंप्लीट होता है साथियों। प्यारे साथियों, कैसा लगा आपको चैप्टर, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके अलावा आप ज्वाइन बटन को प्रेस करके मेरी मेंबरशिप को ज्वाइन करके मुझे मेरे काम में भी सपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपके व्हाट्सएप से लेके सारे सोशल मीडिया के लिंक्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप मुझे हर जगह पे फॉलो कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।